स्टूडेंट्स, ओवर यू ऑल गाइस, स्वागत है आप सभी बच्चों का यहाँ पर। और हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं IT 402 क्लास 10th। और यहाँ पर जो हमारा टॉपिक है जो कि है फंक्शंस ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। इससे पहले हम लोग एंटरप्रेन्योर चैप्टर के अंदर इसका एक इंट्रोडक्शन देख चुके हैं। हम लोग देख चुके हैं कि भाई क्या क्या रोल और क्या क्या क्वालिटीज होती हैं कि एंटरप्रेन्योर के अंदर सोसाइटी में क्या रोल होता है। ये सारी चीजें इस चैप्टर की हम लोग बेसिकली देख चुके हैं। और ये पूरा चैप्टर आप लोगों का क्या है, थियोरेटिकल चैप्टर है। ठीक है, सो इसमें आपको अंडरस्टैंड करनी है ज्यादा से ज्यादा चीजें, और रट्टा है जो आपको बिल्कुल कम मारना है। क्योंकि इसमें अगर इस चैप्टर की बात करें तो आप अपने आप को एक एंटरप्रेन्योर समझ करके फिर आप देखिए कि आप इस चैप्टर को कैसे लेते हैं, तो आपको नेचुरली चीजें हैं जो आपके अंदर से आएंगी कि भाई ये क्वालिटीज, ये रोल, ये फंक्शंस एक एंटरप्रेन्योर के हैं जो होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि मैं जब इस चैप्टर को पढ़ रही हूँ तो मैं अपने आप में एक एंटरप्रेन्योर ला करके पढ़ रही हूँ, तो ताकि ये चीजें मेरे को क्या इजीली मैं समझ पा रही हूँ। राइट, तो वही चीज आपने भी इस चैप्टर के अंदर करनी है। तो चलिए, अब देखो ये थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है। ठीक है, जैसे कि इसके अंदर एंटरप्रेन्योरल फंक्शन हो गए या प्रमोशनल फंक्शन हो गए, मैनेजरियल फंक्शन हो गए या कमर्शियल फंक्शंस होंगे, ये अलग अलग हैं। इनके भी आगे आपके पास में काफी सारे टाइप्स हैं जो आएंगे, तो आपको हर एक चीज समझ करके अंडरस्टैंड करके देखनी है। ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग एंड मैनेजमेंट, देखो मेरे को इसके नाम से क्या चीज समझ में आ रही है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को बिल्ड करना, उसको मैं किस तरीके से आगे चल करके मैं मैनेज करूं। अब बेसिकली क्या है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को बिल्ड करने के लिए, चाहे मैं एक बिजनेस की बात करूं, छोटे बिजनेस की, या फिर मैं एक बड़ी कंपनी की बात करूं, है ना, तो मैं अगर उसको एक स्टार्टअप है जो करना चाह रही हूँ, तो उसके जितने भी डिफरेंट फैक्टर्स होंगे प्रोडक्शन के, चाहे मैं जगह की बात कर लूँ, चाहे मैं उसके अंदर के एम्प्लॉयज जिनको मुझे हायर करना है, या फिर मैं बात कर लूँ किसी भी कोई भी एक फैक्टर की। ठीक है, अगर मैं मार्केट की भी बात कर रही हूँ कि जहाँ जिस जगह पर मैं उसको उस सेटअप को स्टार्ट कर रही हूँ, तो वो जगह भी मार्केट है ना, कि मैं वहां पर ओपन कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती हूँ। तो ये सब सारी चीजें है ना, तो मैं इन सब के बारे में जो सोचूंगी, क्यों, क्योंकि मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ, या फिर मैं एक एंटरप्रेन्योर की बात कर रही हूँ कि भाई एंटरप्रेन्योर ये सारी की सारी चीजें हैं जो बेसिकली सोचेगा अगर वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन को एक अच्छे तरीके से आगे ग्रो करना चाहता है, उसको बिल्ड करना चाह रहा है। तो अब ये है कि भाई प्रॉपर एलोकेटिंग ऑल द रिसोर्सेज टू ब्रिंग डाउन कॉस्ट एंड लॉसेस। अब बेसिकली क्या है कि भाई एंटरप्रेन्योर का ही ये काम है कि वो ये सारे के सारे जितना भी उसका बजट है, मान लो उसको बंदे को 1 लाख का उसका बजट है, अब 1 लाख में उसको सारी चीजें सोचनी होगी कि मैं 10,000 अपने रेंट के लिए रखूं, 20,000 मैं अपने एम्प्लॉयज के लिए रखूं। तो ये सारी चीजें बंदा सोचते हुए ही क्या करेगा, अपने बिजनेस के मतलब ये सारी चीजें सोचेगा ताकि उसकी कॉस्ट डाउन हो और उसके लॉस हो जो कम हो, ऑफकोर्स उसको क्या हो, प्रॉफिट हो। ऐसा ना हो कि भाई बंदे का जो बजट है वो 10 मान लो 1 लाख का है, लेकिन वो 10-10 लाख के एम्प्लॉयज है जो रख रहा है ना, तो ऐसा तो ऑफकोर्स नहीं होता। तो ये सारे डिसीजन कौन ले रहा है, हमारा एक एंटरप्रेन्योर है जो ले रहा है। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि एक ऑर्गेनाइजेशन को बिल्ड करने के लिए और अब उसको मैनेज करना आगे, उसका कैसे मैनेजमेंट है जो बेसिकली होगा, तो वो सारे के सारे फैक्टर्स, वो सारी की सारी चीजें हमारा सोचने वाला कौन है, हमारा एंटरप्रेन्योर है। ठीक है, अब एंटरप्रेन्योर जो है वो क्या क्या वेरियस स्टेप्स है जो लेता है, तो वो हायरिंग एम्प्लॉयज को हायर करना हो गया, या फिर ऑर्गेनाइजिंग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स हो गए, या फिर फाइनेंस की भी बात कर ले कि आप बिजनेस शुरू कर रहे हो तो पैसा तो ऑफकोर्स आपको चाहिए, है ना। तो ये जो सारी की सारी चीजें हैं ये इसके अंदर आती हैं। तो यस, ये हमारा ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग एंड मैनेजमेंट हो गया। अब आगे चलते हैं, रिस्क टेकिंग के बारे में बात करते हैं। रिस्क टेकिंग नाम से मुझे काम के बारे में पता चल रहा है, आप हर एक काम के अंदर क्या है, रिस्क ऑफ कोर्स है। मैं पंखे के नीचे बैठी हूँ, यहाँ पर भी रिस्क है, आपको लेक्चर दे रही हूँ, मे बी यहाँ पर भी कोई रिस्क है जो हो सकता है ना। तो हर काम के अंदर रिस्क है, बट अगर ये चीज एंटरप्रेन्योर के साथ जुड़ी है तो उसको ये चीज पता है। देखो रिस्क है, ऐसा होता है कि कुछ रिस्क श्योर होते हैं कि भाई ये रिस्क तो है जो होगा ही होगा, है ना। अब कुछ रिस्क होते हैं जो श्योर नहीं होते, जैसे मान लो आप आइसक्रीम का बिजनेस ओपन करना चाह रहे हो, आप एक स्कूल के पास में मान लो लगा रहे हो, और वहां पर काफी सारे पार्क हैं या काफी और जो है लोगों का आना जाना है। अब आपने तो ये सोच करके बिजनेस में भी लगाया हो कि यार और लोग हैं, मतलब लोग आएंगे ज्यादा से ज्यादा और मेरी आइसक्रीम है जो ज्यादा से ज्यादा बिकेगी, इस हिसाब से आपने पैसे लगाए, इस हिसाब से आप आइसक्रीम लेकर के आए। लेकिन हो सकता है कुछ ऐसा हो गया हो कि
ना लोगों ने खरीदी हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि और भी हो लोग वहां पर और इनोवेटिव आइडियाज के साथ में, तो उनकी आइसक्रीम है जो बिक गई हो। तो मतलब कहने का कि आप सोच करके ये नहीं करते हो कि नेगेटिव चीज होगी, लेकिन आपको रिस्क है जो बेसिकली लेना ही पड़ेगा अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हो। तो आपने काफी बार ऐसा देखा होगा हमारे मम्मी पापा के मुंह से भी कि जैसे कभी हमने अपनी अपनी सिटी में कुछ बड़ी बड़ी दुकानें देखी होंगी, है ना, कुछ मिठाई की या किसी की भी, तो हमारे दादा दादी या मम्मी पापा ऐसी चीज बोलते हैं कि तुम्हें पता है कि उस बंदे ने ठेले से शुरुआत की थी, है ना। और कुछ लोग हैं जो अपने बिजनेस को स्टार्ट करते हैं और वो इतने नरिश है जो नहीं हो पाते। जैसे लॉकडाउन से पहले में भी लोगों ने लोन वोन उठा करके अपने बिजनेस को स्टार्ट किया होगा, लेकिन उन्होंने ये थोड़ी ना सोचा होगा कि लॉकडाउन हो जाएगा, है ना। तो यानी कि कहने का मतलब है कि रिस्क है, ऑफ कोर्स वो चीज नेगेटिव हो सकती है और मे बी वो पॉजिटिव भी है जो हो जाए। तो ये चीज एक एंटरप्रेन्योर को पता होता है, ये उसकी प्लानिंग के अंदर चीज है जो शामिल होती है, ठीक है। अब वो उन्हीं चीजों को सोच करके फिर आगे है जो अपने स्टेप्स लेगा। तो रिस्क टेकिंग इज ऑल अबाउट द रिस्पॉन्सिबिलिटी। कौन ले रहा है रिस्पॉन्सिबिलिटी? हमारा एंटरप्रेन्योर। अब वही क्या करेगा, प्लानिंग करेगा अगर कोई भी मिस हैपनिंग हो जाती है फ्यूचर के अंदर जिसके बारे में आपने कभी कामना या कभी सोचा भी नहीं होगा, ठीक है। कुछ चीजें हैं जो पहले से प्रिडिक्ट होती हैं, बट कुछ चीजें हैं जो पता ही नहीं, अचानक से हो जाती हैं, है ना। ओके, तो कहते हैं कि कुछ ऐसे भी रिस्क जैसे आपकी बुक के अंदर है कि भाई हायरिंग न्यू एम्प्लॉइज, या फिर एक और लिखा हुआ है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। आपने मान लो 500 रुपए का इन्वेस्ट कर दिया, लेकिन आपको जो प्रॉफिट हुआ वो सिर्फ 100 रुपए का हुआ, है ना। तो मतलब ये भी एक रिस्क है, आप क्या सोच करके लगा रहे हो पैसे, लेकिन आपको रिटर्न में उतने आएंगे कि नहीं आएंगे ये कुछ नहीं पता है, ठीक है। मान लो मैंने कोई एक बिजनेस स्टार्ट किया, वही आइसक्रीम वाला, है ना, तो मैं 1000 रुपए की आइसक्रीम लेकर के चली गई, लेकिन वहां कुछ भी ऐसा हो गया, मे भी हो सकता है उस दिन वो जिस पार्क का मैं सहारा लेकर के गई थी कि यहाँ पार्क में या स्कूल में बच्चे आएंगे और आइसक्रीम लेंगे, वो दोनों ही बंद होंगे, है ना। तो मैं जब गई और ऑफ कोर्स जो है उतनी आइसक्रीम नहीं बिकी, तो मतलब 1000 रुपए लग गया, लेकिन मेरे को 100 भी रिटर्न नहीं हुआ। तो ये भी एक तरीके का रिस्क ही है, ठीक है। हायरिंग ऑफ न्यू एम्प्लॉइज, आपने किसी एम्प्लॉय को हायर कर लिया, है ना, वो उतने ढंग से या उतने अच्छे तरीके से काम है जो ना करे। मे भी हो सकता है आपने जिस एम्प्लॉय को हायर किया हो आपका इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो, रिटर्न कम हो, इस वजह से आप उसको पैसे ही ना दे पा रहे हो, है ना। तो ये भी क्या है, एक रिस्क है। वर्किंग विद वेंडर्स, डिफरेंट डिफरेंट वेंडर्स के साथ में काम करना। मान लो मैं अपना एक बिजनेस स्टार्ट कर रही हूँ, है ना, तो अब मैं जो है सामान कहीं से तो लेकर के आऊंगी, तो जो लोगों से मैं सामान ले रही हूँ, है ना, वो आगे मान लो किसी और से ले रहे हैं, तो यहाँ पर मान लो इसने इस सामान को ये टूट फूट गया, इससे वो इसके पास आया, इसने मेरे को पास कर दिया। अब मैं तो आगे जो कस्टमर है उसको सामान दे रही हूँ, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी टूटे की कौन उठाएगा? मैं उठाऊंगी। मान लो मैं कोई पॉलिसी भी रख रही हूँ कि टूटा सामान होगा तो तुम्हें वो फ्री में मिल जाएगा, है ना। तो मतलब ये भी सारी चीजें क्या है, रिस्क के अंदर ही है जो आती है, ठीक है। तो एक कुछ रिस्क हैं जो आपको पता होंगे, कुछ रिस्क हैं जो आपको नहीं पता होंगे। कैलकुलेटिव भी हो सकते हैं और बिना उसके भी हो, कैलकुलेट कि हो सकता है इसमें रिस्क हो या हो सकता नहीं, तो आप एक एस्टिमेशन सा लगा करके अपने स्टेप को है जो उठाते हो, है ना। तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिस्क की भी कौन उठाता है? एक एंटरप्रेन्योर, है ना। इनोवेशन की बात करेंगे तो इनोवेशन भी क्या है, बेसिकली आइडिया, है ना। अगर एंटरप्रेन्योर जुड़ा हुआ है तो एंटरप्रेन्योर के साथ एक शब्द जुड़ा हुआ है, क्या? इनोवेशन, ठीक है। तो उसको कुछ ना कुछ नया है जो बिल्कुल बेसिकली इनोवेट करना ही पड़ेगा। अगर आज की डेट में अगर वो बिजनेस स्टार्ट कर रहा है और उसको सरवाइव करना अच्छे तरीके से, देन ही नीड्स क्या कि उसको कुछ ना कुछ नया क्रिएटिव इनोवेट करना ही पड़ेगा, है ना। जैसे कि जो है अगर हम वॉशिंग मशीन की भी बात कर लें, है ना, तो वॉशिंग मशीन हमारे पास पहले जो आती थी वो कौन सी थी? सेमी वाली थी। अब उसके बाद में इनोवेशन हुई कि भाई फ्रंट लोड वाली आ गई, है ना। ऐसे ही आप एग्जाम्पल ले सकते हो किसका, बिग बास्केट वगैरह का। तो इनसे जब हम सामान मंगा रहे थे तो हमारे साथ क्या हो रहा था कि हम 1 या 2 दिन में हमारा सामान आ रहा था, लेकिन जो वो लोग जिनको इंस्टेंट चाहिए वो, तो ऐसे आपके पास में क्या आ गए? ब्लिंकिट वगैरह आ गए, है ना। तो न्यू इनोवेटिव मतलब काम वही हो रहा है तो 10 मिनट में आपका सामान आ रहा है ना। तो ये हो गया इनोवेशन के अंदर का पार्ट। तो एक एंटरप्रेन्योर को इनोवेटिव होना ही पड़ेगा, ठीक है। तो एंटरप्रेन्योर इनोवेट बाय इंट्रोड्यूसिंग न्यू कंसेप्ट, प्रोडक्ट, सर्विसेज, डिजाइन, आइडियाज। उसके मन में कुछ ना कुछ नया एक आइडिया एक चलता ही रहता है। जैसे एक के साथ एक कोई फ्री स्कीम दे दी आपको, मे भी हो सकता है उसने स्टार्ट की चीजें, तो आप पहला जब प्रोडक्ट खरीद रहे हो तो उसके साथ वो चीज आपको फ्री दे दी, है ना। तो यही चीजें क्या है, इनोवेशन क्या है। जैसे पंखे से भी है, हर पंखा अगर 1000 रुपए का खरीदोगे या 10,000 का खरीदोगे, देनी तो उसने हवा ही है ना। लेकिन लोग 10,000 का क्यों खरीदने के लिए तरह कहते हैं कि भाई मुझे वो 10,000 वाला खरीदना, 1000 वाला नहीं, है ना। तो मतलब कहने का कि कुछ ना कुछ जो है अलग जो है, चाहे उसके डिजाइन से ही रिलेटेड क्यों ना हो। और जब हमारे पास टीवी में एड भी आ रही होती है, तो
एड पर भी ऑफ कोर्स जो है दोनों पंखे सेम हवा है जो देंगे, लेकिन वो जो 10,000 वाला है उसकी कुछ और क्वालिटीज वो ऐड करके जो कस्टमर है उसके माइंड में उस चीज को जो है डालने की कोशिश करेंगे कि हमारे पंखे में ये वाली क्वालिटीज है, चाहे वो डिजाइन से रिलेटेड ही क्यों ना हो, है ना। सो दे में इंट्रोड्यूस समथिंग न्यू एंड इनोवेटिव इन एनी ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। यस, बिल्कुल। वो देखो, अगर उनको जो है अच्छे से बिजनेस अपना ग्रो करना, प्रॉफिट करना, तो उनको कुछ ना कुछ इनोवेटिव अपने चीजों के अंदर, अपने जो भी आप काम कर रहे हैं उसके अंदर उसको करना ही है जो पड़ेगा। आज के वर्ल्ड में अगर वो सर्वाइव करना चाहता है, अपने बिजनेस को एक अच्छा ग्रो कराना चाह रहा है, तो यस, इनोवेटिव उसको होना ही पड़ेगा, ठीक है। सो एन एंटरप्रेन्योर फोर्सेस अ पोटेंशियल प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटीज। बिल्कुल, वो मतलब अपॉर्चुनिटीज उसको मतलब वो ढूंढता रहता है कि कोई ना कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी उसको मिले जिसके थ्रू क्या करे, ऑफ कोर्स उसको जो है मतलब कुछ आइडिया ऐसा पुट करके ऑफ कोर्स वो क्या करे, एक प्रॉफिट है जो जनरेट कर सके या कमा सके, है ना। ओके, तो अब आइडिया डिस्कवरी, है ना। आइडिया, यस, कुछ इनोवेट आप करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक आइडिया है जो बिल्कुल लेकर के आना पड़ेगा, ठीक है। तो एक आइडिया, वो कहते हैं ना कि उसके दिमाग में एक आइडिया आया, एक रात को ऐसे सपना आया उसको और उसने सुबह उठ करके ये कर दिया ना, तो बस वही एक आइडिया की डिस्कवरी। कहते हैं कि द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स एंटरप्रेन्योरशिप इज डिस्कवरी ऑफ अ बिजनेस आइडिया। जैसे एमबीए चाय वाला को एक आइडिया आया, है ना, कि मैं चाय का ठेला लगाता हूँ। हजारों लोग लगा रहे थे, सदियों से लगा रहे थे पहले भी, फिर उसके बाद अभी भी लगा रहे हैं लोग, है ना। अभी लोग उसके आइडिया को कॉपी कर रहे हैं। बेसिकली उसके दिमाग में क्या आइडिया है कि उसने अलग सा एक नाम रखा, फंकी सा नाम, है ना। तो कभी आप उसके जब इंटरव्यूज वगैरह देखते हो, तो जब उसने बोला था कि मैं पहली बार जब मैं वायरल हुआ तो कब हुआ था, उसे शायद एक के साथ एक चाय फ्री कुछ ऐसा करके उसने किया था। खैर वो तो एक अलग बात होगी, बट ये कुछ ना कुछ तो इनोवेटिव है जो उस बंदे ने किया था, है ना। तो जिससे क्या हो गया भाई, वही एक एंटरप्रेन्योर की क्वालिटीज हैं कि एक नया आइडिया आप यहाँ पर डिस्कवर कर रहे हो, है ना। सो द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स एंटरप्रेन्योरशिप इज डिस्कवरी ऑफ बिजनेस आइडिया। कहता है कि एन एंटरप्रेन्योर कम्स अप विद अ बिजनेस आइडिया एंड थिंक्स अबाउट द वेज टू इम्प्लीमेंट इट। अब उसके दिमाग में आइडिया आया, अब उसको ये भी सोचना है कि भाई आइडिया आ गया, ठीक है, लेकिन आगे का स्टेप क्या है, मुझे इस चीज को इम्प्लीमेंट भी तो करना है ना। जैसे मान लो मेरे दिमाग में 50 आइडियाज आ रहे हैं दिन में कि भाई मैं ये कर लूं या मैं वो कर लूं। अब 50 के 50 आइडियाज बहुत अच्छे हैं, लेकिन कुछ हैं जो इम्प्लीमेंट होने वाले हैं, कुछ हैं जो नहीं इम्प्लीमेंट हो सकते। अब जो मेरे दिमाग में मेरे को बेस्ट आइडिया आया है, अब मैं देखूंगी कि मैं उसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट करूं, किस तरीके से मैं उसको लागू कर सकती हूँ, कैसे रिसोर्सेज जुटा करके मैं उसको एक बिजनेस के तौर पर जो है आगे प्रोसेस कर सकती हूँ। कहता है कि इट इज अबाउट सीकिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ बिजनेस एंड फाइंडिंग वेज टू कमर्शलाइज ऑन इट। हजारों आइडियाज तुम्हारे पास में है, लेकिन हर आइडिया तो कमर्शलाइज नहीं हो सकता ना। कुछ ही आइडियाज हैं जो आपके कमर्शलाइज हो सकते हैं। बेसिकली क्या है कि भाई आपको अपॉर्चुनिटीज हैं जो ढूंढनी पड़ेंगी, ठीक है। आइडियाज आपके दिमाग में आया, अब उससे रिलेटेड आप अपॉर्चुनिटीज हैं जो ढूंढोगे कि यस इससे रिलेटेड ये चीजें हैं जो हो सकते हैं, है ना। तो अब आपको उसको इस तरीके से कह लो कि आगे जो इम्प्लीमेंट करना है कि आप उसको कमर्शलाइज कर सको, उससे प्रॉफिट आ सके, आप बिजनेस है जो कर सको उससे, है ना। यूजुअली एंटरप्रेन्योर्स वर्क अराउंड द प्रोसेस ऑफ आइडिया डिस्कवरी ऑफ एक्सप्लॉयटेशन नेचुरल रिसोर्सेज, फाइंडिंग अ मार्केट, नीड ऑफ कैलकुलेशन, द प्रॉफिट पोटेंशियल। बेसिकली उसका जो मेन मकसद है वो क्या है, प्रॉफिट को कमाना है ना, प्रॉफिट है उसका। अब वो क्या है कि उसके वो जो आइडिया उससे रिलेटेड आया है, तो अब उसके बारे में सारी की सारी चीजों की क्या करेगा, डिस्कवरी करेगा, सोचेगा कि अगर एक आइडिया मेरे दिमाग में पन पाए, जैसे एमबीए चाय वाला के दिमाग में आया कि मुझे चाय बेचनी है ना, बट क्या चाय तो और भी लोग बेच रहे हैं, है ना, और चाय इतना कोई मोस्ट पॉपुलर बिजनेस तो है नहीं, लेकिन आज की डेट में ऑफ कोर्स हो चुका है, लोग उसकी फ्रेंचाइजी खरीद रहे हैं, है ना, लोग स्पेशली जाकर के पी रहे हैं, है ना। तो ये चाय तो वही टेस्ट होगी जो हम घर में बनाते होंगे, है ना। तो बेसिकली क्या है कि अब वो सारे के सारे चीजें फैक्टर्स है जो उसको देखेगा कि भाई जैसे मार्केट की नीड भी देखेगा कि नीड है कि नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें कैलकुलेट करेगा, ऑफ कोर्स जो है उसको प्रॉफिट है जो कमाना है उसके अंदर से। यस, तो ये आइडिया डिस्कवरी हो गया। डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन, नाम से मुझे काम के बारे में चीजें समझ में आ रही है कि डिटेल के अंदर अब वो हर एक चीज को इन्वेस्टिगेट करेगा, ठीक है। ऐसा ही नहीं है कि आपके दिमाग में कुछ भी आया और आपने तुरंत स्टार्ट कर दिया, नहीं, आपको डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन है जो उसकी करनी पड़ेगी। आगे हमारे पास में डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन। अब जो भी मेरे दिमाग में आइडिया आया, अब उस आइडिया से रिलेटेड मैं क्या करूंगी, हर एक चीज, हर एक फैक्टर है जो उसका सोचूंगी, क्योंकि दिमाग में 50 आइडिया है, 50 में से मैंने मान लो एक को भी सेलेक्ट किया है।
अब मेरे को सारी चीजें उसके बारे में सोचनी पड़ेंगी। बीइंग एन एंटरप्रेन्योर मैं ये सोचूंगी कि ये आइडिया क्या मैं इम्प्लीमेंट कर सकती हूँ, और क्या मैं इस आइडिया को जब मैं इम्प्लीमेंट करूंगी कि तो क्या मैं इससे कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती हूँ। अब मुझे उससे रिलेटेड हर एक चीज है, हर एक फैक्टर है जिसको मुझे देखना पड़ेगा। कि अगर मैं देखूंगी कि भाई मेरे कॉम्पिटिटर्स कौन कौन है, कि मार्केट में अगर मैं इस आइडिया को लेकर के आ रही हूँ तो क्या मार्केट में इसकी नीड भी है कि नहीं है ना। तो ये सारी की सारी चीजें जो मेरे डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन के अंदर आती है। कहते हैं कि वाइल कमिंग अप विद आइडियाज एंड सीम्स लाइक एन ईजी प्रोसेस। आपके दिमाग में एक आइडिया आया, आपको लगा कि वाओ ये तो बहुत ईजी है। जैसे मान लो मेरे को टिफिन का आइडिया आ गया कि मेरे को टिफिन जो है स्टार्ट करना है ना। इट्स लुक लाइक कि इजी, बट आप जब एक्चुअल प्रोसेस पर आओगे तो आपको बहुत सारी चीजें चाहिए। पहले तो आपको देखना पड़ेगा कि भाई कस्टमर्स कितने हैं आपके, कौन कौन है जो आप डिमांड कर रहा है। ऑफ कोर्स छोटे से आप स्टार्ट करोगे, लेकिन आपको देखना पड़ेगा। फिर आपको टिफिन ऑफ कोर्स खरीदने पड़ेंगे, लोग एक दो बंदे हायर करने पड़ेंगे, है ना। फिर आपको अपनी जो खाने की क्वालिटी है उसके ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें क्या आगे, मतलब इट सीम्स आपका इजी प्रोसेस लग रहा है, लेकिन जब आप इसको एक्चुअल रियलिटी में लेकर के जाओगे तब डिफिकल्टीज आना जो है स्टार्ट होंगे, है ना। और आइडिया आया वो एक अच्छी बात है, सबके दिमाग में आइडिया आते हैं, है ना। सबके दिमाग में आइडिया, लेकिन वो जो पर्टिकुलर आइडिया है क्या वो बिजनेस, उससे आप इतना बड़ा सेटअप कर सकते हो जो चीज आप सोच रहे हो। एक पॉजिटिव और एक आपने बड़े एंटरप्रेन्योर बनने के बारे में सोचा है, तो वो एक आइडिया जो तुम्हारे दिमाग में आया, क्या कर सकते हो उससे वो सारी चीजें। फॉर दिस एन एंटरप्रेन्योर कंडक्ट रिसर्च। एंटरप्रेन्योर 3 चीजें करता है। एक तो रिसर्च करता है उस चीज के बारे में, ठीक है, इन्वेस्टिगेट करता है, और फिर सारी चीजों को इकट्ठा करके वो एवेल्युएट करता है कि यस अब मेरा ये डिसीजन है, ठीक है, जो उसको आइडिया आया है, अब उसकी डिस्कवरी कर रहा है, ठीक है। तो वो कौन कौन से वेरियस फैक्टर्स देख रहा है कि भाई उसकी डिमांड कितनी है मार्केट के अंदर, ठीक है, उसके कॉम्पिटिटर्स कौन कौन से हैं, ये सारी की सारी चीजें वो सोच करके, मतलब ये सारे इसी के अंदर आते हैं डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन के अंदर, ठीक है। ओके, अब हम अगले वाला करते हैं जो कि असेंबली द रिक्वायर। जो रिक्वायरमेंट्स, मान लो मैं कोई बिजनेस स्टार्ट कर रही हूँ तो उसके लिए मुझे जितनी भी रिक्वायरमेंट्स चाहिए तो मैं क्या करूंगी, उन सबको मैं असेंबल करूंगी। जैसे कहता है कि सम बेसिक बिजनेस रिक्वायरमेंट्स इंक्लूड इंफ्रास्ट्रक्चर। अब किसी भी बेसिक से भी अगर मैं बिजनेस की बात करूं, चाहे मेरे को छोटा बिजनेस स्टार्ट करना है या बहुत बड़ा स्टार्ट करना है, तो कुछ कुछ तो बेसिक रिक्वायरमेंट है जो होंगी। जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर है, मुझे जगह की नीड हो सकती है ना। मुझे स्पेस तो चाहिए होगा, कहीं ना कहीं जाकर के तो मैं बिजनेस करूंगी, हवा में थोड़ी ना करूंगी, ठीक है। तो ह्यूमन रिसोर्स, मुझे उसके अंदर एम्प्लॉयज भी चाहिए, लोग भी है जो चाहिए उस बिजनेस के अंदर, है ना। की वेंडर्स और पार्टनर्स, तो मुझे वो कहाँ से माल लेना है और कहाँ मेरे को जाकर के उसको सप्लाई करना है आगे, तो मुझे वो लोग भी है जो चाहिए, उनके साथ भी मेरा कनेक्शन है या नेटवर्क है जो होना चाहिए, है ना। वर्किंग कैपिटल, पैसा भी है जो आपके पास में होना चाहिए। तो ये सारी की सारी जो रिक्वायरमेंट है ना एक बिजनेस को लेकर के, तो एक एंटरप्रेन्योर इनके बारे में सोचता है, और अब वो क्या करता है, इन सबको असेंबल करेगा, ठीक है। अब क्या करेगा, वो सबको एक जो है साथ में जोड़ेगा, और फिर आगे है जो अपना डिसीजन ले रहा होगा। एंड जैसे कि इसमें एक एग्जांपल दे रखा है कि जैसे एक फैक्ट्री का एग्जांपल है ना। तो अब क्या क्या उसकी रिक्वायरमेंट्स हो सकते हैं, जैसे फैक्ट्री की साइट हो गई, सोर्सिंग प्लांट एंड मशीनरी हो गया। आपने फैक्ट्री की साइट चूज कर ले कि ये मेरी फैक्ट्री है, अब उसके अंदर ऑफ कोर्स आपको मशीनें हैं जो लगानी होंगी। अब मशीनें लगेंगी तो बंदे भी हैं जो हायर होंगे, है ना। तो फाइंड द राइट सप्लायर्स, आपको जो आप सामान बना रहे हो उसके अंदर, उस फैक्ट्री के अंदर, तो अब वो किसको आगे जाकर के सप्लाई भी है जो होगा। तो आप किससे सामान लोगे, आप किसको जाकर के उसको दोगे, अपने घर थोड़ी ना लेकर के जाओगे, है ना, क्योंकि आप बिजनेस कर रहे हो। तो ये सारे के सारे जितने भी फैक्टर्स है ना, जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है, उन सबको असेंबल करके जो है हमारा एंटरप्रेन्योर वो सारी की सारी चीजें एक तरीके से प्लान करेगा या आगे ऑर्गेनाइज करेगा या सोचेगा इसके बारे में, है ना। सो नो मैटर व्हाट, जैसा भी आपका बिजनेस क्यों ना हो, ये तो सिर्फ एक जस्ट एक एग्जाम्पल है। आप कोई भी दुनिया का बिजनेस ले लो, आप जब भी एक बिजनेस स्टार्ट करोगे तो आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होंगी। जैसे वही टिफिन वाला बिजनेस था, अब मैंने टिफिन के लिए मेरे को सबसे पहले क्या किसकी जरूरत है, ऑफ कोर्स मुझे दिखे तो सही कि मैं इन लोगों को अपना टिफिन है जो आगे सप्लाई करना चाहती हूँ, है ना, मेरा कस्टमर है जो नीड है। और उसके बाद में मेरे को कि भाई अब मुझे जगह डिसाइड करनी है ना। अब जगह के बाद में मुझे कुछ सामान की जरूरत हो सकती है, टिफिन की जरूरत होगी या फिर और भी कोई बर्तनों की ऑफकोर्स जरूरत होगी, सब्जियां मैं लेकर के आऊंगी। अब मुझे लोग भी हायर करने होंगे कि कोई जो है जाकर के टिफिन है जो वहां पर दे आए, है ना। अब क्वालिटी पर भी मेरे को ध्यान देना पड़ेगा। तो ये सारी की सारी चीजें अगर आप कोई भी दुनिया का बिजनेस कर रहे हो, है ना, तो उसकी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स होंगी, अब उन सबको असेंबल करके आप आगे एक्शन कैसे ले रहे होंगे। तो ये बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, ये आपका ही काम है। अब अगली चीज की बात करते हैं जो कि कहता है फाइनेंसिंग, पैसा, है ना।
किसी भी बिजनेस, कोई भी बिजनेस मेरे सामने आया तो उसके लिए सबसे जो पहली चीज होगी, आपने भी अगर किसी मुंह से सुना होगा कि अच्छा मैं बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ लेकिन पैसे, है ना, तो ये फाइनेंस का पोर्शन आता है ना, ये एक कोर फंक्शन है किसी भी एक एंटरप्रेन्योर को जब अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, तो ये इसको एक कोर फंक्शन है, मतलब यही मेन एक आप कह सकते हो, क्योंकि इसी के बाद ही बाकी चीजें तो होंगी। जैसे वो टिफिन वाला बिजनेस था, अब पैसा होगा तभी तो मैं टिफिन भी खरीद पाऊंगी, तभी तो मैं सब्जियां भी खरीद पाऊंगी, तभी तो मैं कोई बंदा भी हायर कर पाऊंगी जिसको मैं दे करके टिफिन भिजवाऊंगी, है ना। तो वही चीज है कि यहाँ पर एक पैसा जो है वो जो, या फाइनेंस की भी बात करें तो वो एक कोर फंक्शन है किसी भी एंटरप्रेन्योर को कोई भी बिजनेस अपना स्टार्ट करने के लिए। इनिशियल स्टेज कहता है कि नॉट जस्ट एट द इनिशियल स्टेज ऑफ द बिजनेस बट इवन ग्रो। आपको सिर्फ शुरुआती दौर पे नहीं पैसा चाहिए, आपको आगे भी अगर अपने बिजनेस को ग्रो करना है तो उसके लिए भी आपको क्या चाहिए, पैसे की जरूरत है, जो ऑफकोर्स पड़ेगी। अब देखो इसमें दो चीजें हैं, पहला तो क्या है कि द रिक्वायरमेंट ऑफ द फाइनेंस आर एस्टिमेटेड। तो आप जैसे बिजनेस स्टार्ट करो तो आप एक एस्टिमेशन लगा सकते हो कि मुझे स्टार्टिंग के लिए इतने पैसे हैं जो बेसिकली चाहिए, या फिर अगर आप बिजनेस के अंदर भी हैं तो भी आप एक एस्टिमेशन है जो बेसिकली लगाओगे। ऐसा नहीं है कि आपको 10,000 की जरूरत है और आप जब इन्वेस्टर्स के पास जा रहे हो तो आप कह रहे हो कि भाई मुझे 10 लाख की जरूरत है ना। तो ये आप जितना आपको पैसा लगाना है उसका एक एस्टिमेशन लमसम आइडिया है जो आपको बेसिकली होना चाहिए। कहता है कि अब दूसरी चीज क्या आती है इसके अंदर से कि भाई द सोर्सेस फ्रॉम विच कैपिटल विल कम आर डिटरमाइंड। तो अब वो जो पैसा आपने सोचा है कि भाई इतना है, तब उसके सोर्सेस भी तो होने चाहिए कि कहां से वो पैसा है जो आपके पास में आएगा, है ना। अब ये है कि भाई यहाँ पर दो चीजें हैं, दिस इंक्लूड कैलकुलेटिंग, दो चीजें आती हैं आपकी, पहला तो आता है लॉन्ग टर्म और दूसरा आता है शॉर्ट टर्म, कि मुझे लंबे टाइम के लिए जो खर्चा पानी चाहिए और जो मुझे शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए, तो वो सारी की सारी जो रिक्वायरमेंट है उनका एक एस्टिमेशन लगाना, उनके बारे में सोचना, तो वो सारा का सारा इस बंदे के जिम्मे आता है जो कि एंटरप्रेन्योर है। ठीक है, तो ये हमारा प्रमोशनल फंक्शनल के अंदर था। तो मैं अगर अभी आपको बताऊं तो हम लोगों ने ये वाला किया है एंटरप्रेन्योरल फंक्शन, जो कि हमारे फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर के अंदर था। पहला था ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग एंड मैनेजमेंट। ठीक है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को बिल्ड करने के लिए और आगे उसके साथ आपको अगर ग्रो करना है उसको किस तरीके से आप मैनेज करोगे, है ना, जितने भी फैक्टर्स है उससे रिलेटेड आप सबको क्या करोगे, एकदम इकट्ठा करोगे और फिर आप उसके बारे में डिसीजन है जो ले रहे होंगे। अगर आप जो बात करते हो इसके फैक्टर्स की भी, जैसे हायर करना एम्प्लॉयज को, या फिर मैं फाइनेंस की भी बात करूं, तो वो सारी चीजें एक ऑर्गेनाइजेशन को बिल्ड करने के लिए जरूरी है जो होती है, वो सब इसके अंदर है जो आता है। रिस्क टेकिंग, ऑफकोर्स नाम से आपको पता चल रहा है कि भाई एक एंटरप्रेन्योर है, उसको रिस्क तो है जो लेना ही पड़ेगा। ठीक है, कुछ रिस्क है जो श्योर होते हैं कि भाई इस बिजनेस को करूंगा तो यहाँ पर ये रिस्क होगा, है ना, लेकिन कई जगह होता है कि भाई आपको लगता है कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है ना। तो ये अब डिसाइड करना कि मैं रिस्क लेकर के कैसे आगे चीजों को करूं, तो ये काम किसका, हमारे एंटरप्रेन्योर का। इनोवेशन, ऑफ कोर्स उसको नए नए इनोवेटिव आइडियाज अपने दिमाग में लेकर के आने ही होंगे। ठीक है, अब आइडियाज उसके दिमाग में आ गए, अब उस आइडिया की पूरी एकदम छानबीन करना डिटेल के अंदर, ठीक है, वो इसके अंदर भी आता है डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन। तो जैसे आपको एक आइडिया आया, आपको 50 आइडिया आए, आप 50 में से एक आपने चूज कर लिया, है ना। अब उस एक आइडिया को आप कैसे आगे कमर्शलाइज कर सकते हैं, उससे रिलेटेड चीजों को सबको सोचना, ये भी हमारे इसी बंदे के हिस्से आता है, किसका, हमारा एंटरप्रेन्योर। असेंबलिंग द रिक्वायरमेंट, आइडिया तुम्हारे दिमाग में आ गया, अब तुम सोच रहे हो कि उससे मैं स्टार्टअप कर लूं कोई, अब उससे रिलेटेड कितनी भी मेरी जितनी भी रिक्वायरमेंट है, चाहे मैं एम्प्लॉइज को हायर कर रही हूँ, चाहे मैं जगह डिसाइड कर रही हूँ, चाहे मैं की वेंडर्स या पार्टनर्स की बात कर रही हूँ या वर्किंग कैपिटल की बात कर रही हूँ, है ना, तो ये सारी की सारी जितनी भी मेरी चीजें हैं, तो मैं सारी रिक्वायरमेंट्स को ऑफ कोर्स असेंबल करूंगी। अब ये सारी चीजें एक तरफ है, फाइनेंस एक तरफ है, तो मतलब ये कोर फंक्शन हो गया कि आपको हर एक चीज करने के लिए पैसे की जरूरत है जो पड़ेगी। तो इसमें दो चीजें थी, पहला तो आपको एस्टिमेशन लगाना है कि आपको कितना बिजनेस चाहिए, ना कि स्टार्ट करने के लिए, इवन आगे बिजनेस के अंदर ग्रो करने के लिए भी आपको कितना है जो फाइनेंस चाहिए, पैसा चाहिए, अब वो पैसा आएगा कहां से, है ना। तो ये सारी की सारी चीजें इसके अंदर बेसिकली आती हैं। अब हम चलते हैं मैनेजरियल फंक्शन, जिसका नाम है जी प्लानिंग। पहला जो हमारा पॉइंट है विच इज प्लानिंग। कोई भी काम ले लो, अगर आप बिजनेस ना, हम दूसरा भी कोई भी एक काम कोई भी ले लें, मैं मान लो हम लोग छुट्टियों में घूमने जा रहे हैं, है ना, ऐसे तो नहीं कि मुंह उठा के कहीं भी चले जाएंगे, तो हम क्या लेंगे, एक पेपर लेंगे, पेपर के ऊपर सारा प्लान करेंगे, है ना, कि मैं यहाँ से ऐसे रिजर्वेशन किया मैंने, मैं पहले ऑटो से यहाँ जाऊंगा, फिर हम ये स्पॉट पर घूमेंगे, तो पूरा एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ में करते। कभी कभी होता है ना हम ऐसे कि हम प्लानिंग के सब बिना ही चले जाते, तो आधी जगह ही हमारी रह जाती है। तो ये तो खैर एक घूमना था, लेकिन यहाँ तो हम एक बिजनेस की बात कर रहे हैं, तो बिजनेस के अंदर तो ऑफकोर्स आपको एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ ही उतरना पड़ेगा।
ऑफ कोर्स उसमें और भी जो कॉम्पिटिटर्स हैं, कोई और भी लोग हैं, वो ऑलरेडी वहां पर स्टेबल है। अब आप आ रहे हो एक इनोवेटिव आइडिया के साथ में, आप पूरी प्लानिंग के साथ में आएंगे तो आपके सक्सेसफुल होने के जो चांसेस होंगे बीइंग एन एंटरप्रेन्योर वो ज्यादा होंगे। तो वही चीज कहता है कि भाई एक एंटरप्रेन्योर है ना, वो सारी चीजों को कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट करके रखता है, लिख करके रखता है, या तो है ना कहीं ना कहीं, मे भी हो सकता है वो हाथ से लिख रहा हो या अपने लैपटॉप पर, बट प्लान करके रखता है ना। जैसे हमारी मम्मी महीने का पूरा एकदम खर्चा पहले से ही प्लान कर लेती है, या कि ये पैसे मैं इधर करूंगी या ये पैसे मैं इधर दे रही होंगी, है ना। तो वो जो प्लानिंग है वो एक एंटरप्रेन्योर की ही आप कह लो कि एक जो है एक गुण हो सकता है ना। सो एन एंटरप्रेन्योर डॉक्यूमेंट्स business idea in the form of a business plan in detail each element of the business, जैसे कि as product और service description, operations, marketing, finance, accounting, growth plan, ये सारी चीजें वो क्या करेगा, अपनी एक डॉक्यूमेंट के तौर पर लिख करके रखेगा। ठीक है, लिख करके रखेगा, या फिर कहीं ना कहीं वो इस चीज को प्लान है जो जरूर करेगा, क्योंकि बिना प्लानिंग के आप कैसे उतर सकते हो, है ना, बिजनेस के अंदर। अब बिजनेस प्लान सर्व्स एज अ गाइड, तो वो चीज उसको एक तरीके से वो गाइड भी है जो करती रहती है ना, कि भाई अब मुझे ये चीज करनी है या मुझे ऐसे ऐसे है जो करना। तो ये लास्ट लाइन है जो इसकी बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, कहता है कि इट हेल्प्स टू डिटेल द व्हाट, व्हेन, हाउ एंड हु। मतलब ये सारी चीजें, अगर मैं कोई भी मान लो वही कि घूमने वाला ही प्लान ले लेते हैं, है ना, तो अब क्या है कि व्हाट क्या, व्हेन कहां पर, हाउ कैसे, हु कौन, तो ये सारी चीजें जब हम प्लान कर रहे हैं तो ये सारे जो क्वेश्चंस के आंसर्स हैं, है ना, एक तरीके से तो वो हमें तभी मिल पाएंगे जब हमने एक प्रॉपर एक प्लान किया होगा। ठीक है, तो एक एंटरप्रेन्योर के जो चीजें या उसके फीचर्स या फंक्शंस आप कह सकते हो, तो उसके अंदर ये प्लानिंग है कि भाई एक एंटरप्रेन्योर हर एक चीज को प्लान करके मार्केट के अंदर है जो उतरेगा। ठीक है, चलिए अब आगे वाली चीज को करते हैं, जिसके अंदर आपके पास में है ऑर्गेनाइजिंग। देखो इस नाम से मेरे को क्या चीज समझ में आती है, अगर एक कंपनी की बात करूं, है ना, तो एक कंपनी एक अकेले बंदे से तो नहीं चलती है, उसके अंदर बहुत सारे और भी लोग हैं जो शामिल होंगे, और लोग कह सकते हो कि, या कह सकते हो कि भाई और डिपार्टमेंट भी हैं जो हर कंपनी के अंदर अलग अलग होते हैं। तो अब एक एंटरप्रेन्योर क्या करता है बेसिकली, कि भाई हर एक डिपार्टमेंट के लिए ना वो गोल है जो सेट कर सकता है, जो अचीवेबल गोल हो। जैसे आप भी अपने सारे सब्जेक्ट्स, अगर आप एक बीच में खड़े हो और आप अपने सारे सब्जेक्ट्स, आपका पेपर होने वाला है 100 नंबर का, है ना, मान लो हाफ ईयर है या फाइनल पेपर है, तो आप अपने लिए टारगेट सेट करते हो कि भाई मुझे 100 में से जो मुझे इतने नंबर हैं जो लेने, है ना। तो ये चीज है कि आपके पास मान लो 3 महीने का टाइम है और आपने एक अच्छा खासा नंबर सोचा कि हाँ इतने तो मैं पढ़ करके हासिल कर लूंगा, तो वो चीज एक अचीवेबल है। मान लो तुमने पढ़ा ही नहीं है और रात को तुम्हारा सुबह पेपर है और तुम रात को कह रहे हो कि अच्छा कल तो 100 में से 100 लेकर के आने हैं, है ना। तो मतलब वही चीज जो अचीवेबल हो। आपका जब बिजनेस मान लो 1 लाख का यहाँ पर है, तो आप करोड़ों के बारे में नहीं सोच सकते, बट बेसिकली कहने का मतलब यहाँ पर है कि ये जो एंटरप्रेन्योर है ये हर एक डिपार्टमेंट के लिए कुछ गोल है जो बेसिकली सेट करेगा। ठीक है, तो जो अचीवेबल हो पाए एम्प्लॉइज के लिए भी। तो अब हर कोई बंदा अपने अपने लेवल पर उस गोल को अचीव करने की पूरी कोशिश है जो करेगा, तो ऐसे ही तो सारी फिर एक कंपनी बनेगी, है ना। क्योंकि एक बंदा अपने आप में कुछ भी नहीं है, सब बंदों को क्या करना पड़ेगा, 100% अपना एफर्ट देना पड़ेगा। तो इसके लिए हर एक डिपार्टमेंट के, जैसे प्रोडक्शन है या फिर कोई मार्केटिंग वाला है, उनके हिसाब से उनके अलग अलग गोल है जो सेट किए हैं। ठीक है, तो अब हर बंदा अपना एफर्ट कर रहा होगा और फिर क्या होगा कि भाई जो है आपकी कंपनी ऑफ कोर्स अच्छे तरीके से ग्रो करेगी। सो इट इज अबाउट अरेंजिंग, डायरेक्टिंग, गाइडिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग द की बिजनेस एक्टिविटीज। तो ये इस ऑर्गेनाइजिंग के अंदर आ रहा था। अब हम बात करेंगे डायरेक्टिंग के बाद में मेरे पास में आता है जी डायरेक्टिंग। अब देखो आपने क्या किया पिछले वाले में या इससे भी पिछले वाले में आपने प्लान किया चीजें, ठीक है, अब आप ऑर्गेनाइज कर रहे हो उन सारी चीजों को। अब बेसिकली क्या है कि जो आपने प्लान किया है जिसको आप ऑर्गेनाइज कर रहे हो, अब उसको एक जो है एक डायरेक्शन देना, या फिर वो एक तरीके से कहें कि वो एक सही डायरेक्शन में जा रही है चीजें कि नहीं जा रही है, ये चीजों के बारे में पता लगाना या फिर इन चीजों के बारे में देखना, ये किसका काम है, एक एंटरप्रेन्योर का काम है। कहता है कि डायरेक्टिंग इज ऑल अबाउट इनिशिएटिंग द प्लान, एक्शन एंड इंश्योरिंग दैट ईच एम्प्लॉय इज परफॉर्मिंग इट इफेक्टिवली या फिर नहीं। बात यह है कि आपने प्लान बनाया, ठीक है, आप जो करता धरता हो उस प्लान के, ठीक है, अब आपने प्लान बना करके वो प्लान डिस्ट्रीब्यूट भी है जो कर दिया कि भाई तुम ये करोगे या तुम ये करोगे। अब डिस्ट्रीब्यूट हो गया वो एक अच्छी बात है, लेकिन अब सब एम्प्लॉइज उस काम को उस ढंग से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं जिस ढंग से आपने उनको
प्लान देते टाइम आप सोच रहे थे, है ना। तो यानी कि क्योंकि वही चीज है ना कि कंपनी एक अकेले बंदे से नहीं बनेगी, सारे जनों को मिलकर के जो है अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देना होगा, है ना। तो वही चीज है यहाँ पर एक एंटरप्रेन्योर के अंदर, इसके अंदर आता है डायरेक्टिंग, कि भाई आपको जो काम मिल गया, ठीक है, अब आप वो काम एक सही ढंग से कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, वो एक सही डायरेक्शन में वो जो प्लान आपने किया था वो जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ठीक है। तो ये चीज सोचना। सो दिस इज इंक्लूड डूइंग कंटिन्यूअस परफॉर्मेंस रिव्यू एंड ऑर्गेनाइजिंग टास्क अकॉर्डिंग टू द प्लान। जो प्लान आपने सोचा था क्या उस तरीके से सारी चीजें हो रही है कि नहीं हो रही है ना। तो आपने सोचा कि भाई ये आउटपुट मेरा आना चाहिए, अब इसके लिए आपने पूरा एकदम प्लान बनाया, उस अकॉर्डिंग आप काम दे रहे हो बंदों को, तो ये आउटपुट अचीव करने के लिए वो बंदे इस ढंग से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है। बस यही क्या है आपका डायरेक्टिंग के अंदर चीजें हैं। अब स्टाफिंग की बात हो गई, तो मतलब जो भी रिलेटेड चीजें आपके एम्प्लॉय से रिलेटेड, मतलब आपके स्टाफ से रिलेटेड, ठीक है, चाहे उनकी सैलरी से रिलेटेड चीजें हो, या उनकी कोई ट्रेनिंग हो रही हो, या फिर उनका कोई ट्रांसफर कराना हो, कोई प्लेसमेंट हो, कोई सिलेक्शन हो, ठीक है, या कोई प्रमोशन है, या कोई पेरोल से रिलेटेड है, या कोई अप्राइजल से रिलेटेड चीजें हैं, जो भी स्टाफ से रिलेटेड चीजें, वो सारी की सारी इसके अंदर है जो आती है, ठीक है। तो इन सब को भी देखना, ये भी काम किसका है, एक एंटरप्रेन्योर का है। सो इसका मेन काम क्या है कि आप इतना क्यों टेंशन ले रहे हो कि आप प्लेसमेंट या फिर आप ट्रेनिंग या फिर ट्रांसफर के भी बारे में भी अगर आप सोच रहे हो, या सैलरी के बारे में भी, तो इसका एक मेन ऑब्जेक्टिव है स्टाफिंग का, कहता है कि टू फिल अ पर्टिकुलर पोजीशन विद द राइट एम्प्लॉय एट द राइट टाइम। क्योंकि एक जो है एक पर्टिकुलर जो पोजीशन आपकी है उस पर एक राइट एम्प्लॉय राइट टाइम पर आएगा, तो ऑफकोर्स सारी चीजें राइट होंगी, ठीक है। क्योंकि आप एक कंपनी चला रहे हो, तो ऑफ कोर्स आपका जो मेन मोटिव है क्या है, ग्रोथ है, आप प्रॉफिट आपको मिले, आपको प्रॉफिट होगा, दूसरों को प्रॉफिट होगा, ऑफ कोर्स ये सारी चीजें होंगी, है ना। तो यस, तो आपका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो यही है यहाँ पर कि भाई आप जो राइट टाइम पर एक राइट बंदे को आप उस जगह पर है जो ऑफ कोर्स जो है काम करे, या उसको आप हायर करो, तो आगे आगे की चीजें है ना। तो बस यही आपका स्टाफिंग, मतलब स्टाफ से रिलेटेड सारी की सारी चीज, ठीक है। अब हमारे पास मैनेजरियल फंक्शन के अंदर आता है लीडरशिप, ठीक है। अब ये कहते हैं कि भाई लीडरशिप एक फंक्शन से ज्यादा एक स्किल है। अगर हम देखें भी, जो बंदा एंटरप्रेन्योर नहीं भी है, तो कई बंदों में ये क्वालिटी होती है लीडरशिप वाली, है ना। सो ये एक तरीके से क्या है, एक स्किल है, एक आपकी क्वालिटी है। तो अगर कोई एक एंटरप्रेन्योर है, तो वो जो है किस तरीके से इस चीजों को लीड कर रहा है, या गाइड कर रहा है, सुपरवाइज कर रहा है उसके अंडर में जो लोग हैं जो काम कर रहे हैं, ठीक है। तो बस यही इसके अंदर है जो चीज आपके पास आती है। कहता है कि एज ए लीडर एंड एंटरप्रेन्योर क्या करता है, गाइड करता है, डायरेक्ट करता है, इन्फ्लुएंस करता है द वर्क ऑफ अदर टू अटेन द स्पेसिफिक गोल। अब अगर हम बात ले लें कि भाई जो जिसके अंडर में हम काम कर रहे हैं, अगर उसी का ही बिहेवियर ऐसा नहीं होगा, मतलब वो ही एक अच्छे तरीके से आपको डायरेक्ट नहीं कर पाएगा, उसी को पता नहीं कि उसने अचीव क्या करना है ना। तो फिर अंडर में जो एम्प्लॉय होंगे वो भी फिर वैसे ही काम कर रहे होंगे, है ना। तो बेसिकली क्या है कि एक स्किल है जो एक एंटरप्रेन्योर है उसके अंदर, तो वो अपने एम्प्लॉइज को ऑफकोर्स मोटिवेट भी करेगा जब उसको जरूरत होगी, है ना। उसने एक स्पेसिफिक गोल दिया है, अब एक एम्प्लॉय बोले कि यार ये गोल नहीं हो सकता अचीव, है ना। तो यस, अब बीइंग एंड आपका क्या है एंटरप्रेन्योर, यहाँ पर आपके अंदर की लीडरशिप जागेगी और आप अपने एम्प्लॉय को एक तरीके से मोटिवेट करोगे कि नहीं, यस यू कैन डू इट, तुम कर सकते हो, है ना। तो यही सारी की सारी चीजें कि भाई गाइड करना, डायरेक्ट करना, ये सारे के सारे इसी जो बंदा है हमारा एंटरप्रेन्योर, उसी की खासियत के अंदर ये चीजें आ जाती हैं। कहते हैं कि एन एंटरप्रेन्योर एक्ट्स एज अ मीडिएटर बिटवीन इंडिविजुअल एंड द ऑर्गेनाइजेशन टू एंश्योर द म्यूचुअल बेनिफिट सेटिस्फेक्शन। बस वो एक इंटरमीडिएट का काम करता है कि भाई आपके जो एम्प्लॉइज हैं और आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, ऑफ कोर्स उसका मकसद उस ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो कराने का है। तो वो बीइंग एंड आपका एंटरप्रेन्योर लीडर जो है बन करके अपने एम्प्लॉइज को जो इसके अंडर में काम कर रहे हैं लोग, उसको इस तरीके से गाइड करेगा कि उसकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्या करे, ग्रो करे। अब बात करते हैं कम्युनिकेशन की। समझ में आती है कम्युनिकेशन मतलब दो इंसान है या दो से ज्यादा लोग हैं, वो आपस में क्या है, बात कर रहे हैं, अपने विचारों का आदान प्रदान, यानी कि अपने विचारों को जो है शेयर कर रहे हैं एक दूसरे के साथ में। तो वही क्या है, कम्युनिकेशन है। तो कम्युनिकेशन इनेबल्स एक्सचेंज ऑफ फीलिंग्स, आइडियाज, इमोशंस, इंफॉर्मेशंस एंड नॉलेज बिटवीन टू और मोर पर्सन, है ना। तो अगर एक कम्युनिकेशन की हमें एक ये छोटी सी डेफिनेशन समझ में आती है कि भाई एक हम अपनी फीलिंग्स को एक्सचेंज कर रहे हैं, अपने आइडियाज को, अपने इमोशंस को एक्सचेंज कर रहे हैं। तो एक एंटरप्रेन्योर हैज टू कम्युनिकेट एवरी सिंगल डे इन द फॉर्म ऑफ राइटिंग, रिस्पॉन्डिंग, ड्राफ्टिंग ईमेल, वर्बल इंस्ट्रक्शन, डिस्कशन एक्सेट्रा। तो बेसिकली क्या है कि एंटरप्रेन्योर अब जो है अपने उसके अंडर में जो एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, तो ये क्या करेगा कि भाई अपने एम्प्लॉइज के साथ में किसी ना किसी तरीके से कम्युनिकेट होता रहेगा, टच में, राइट कि जैसे आपने
अपने एम्प्लॉय को मेल कर दी, उससे फीडबैक जान लिया, या फिर उसे पूछ लिया कि भाई काम कितना हुआ है या कितना नहीं हुआ है ना, या फिर कोई छोटी सी एक मीटिंग है जो आपने रख ली, आप ऑनलाइन मीटिंग या ऑफलाइन मीटिंग, है ना। तो कहते हैं कि ऑन एन एवरेज एंटरप्रेन्योर स्पेंड 75 to 90% देयर वर्क टाइम कम्युनिकेटिंग विद अदर्स। ठीक है, तो वो इतना जो अपना टाइम है बेसिकली वो दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने में ही उसका लगता है। तो ये भी इसके एक फंक्शंस के अंदर बेसिकली आता है। आगे करते हैं और हम बात करेंगे सुपरविजन के बारे में। हमारा डायरेक्टिंग की तरह ही है। तो मतलब डायरेक्टिंग में क्या था कि आप डायरेक्ट कर रहे थे कि भाई ऐसे आपने काम करना है, ऐसे नहीं करना, तो आप उनको डायरेक्ट कर रहे हो, उनको चेक कर रहे हो, सुपरवाइज ही कर रहे हो एक तरीके से, और फिर अपने फीडबैक शेयर कर रहे थे। वही चीज यहाँ पर है, स्पेसिफिकली आपको ये चीज बताइए, सुपरविजन ये भी एक स्किल की तरह ही काम कर रहा है ना। तो आप क्या कर रहे हो कि आप देख रहे हो कि आपने जो प्लान किया था, आपने अपने एम्प्लॉयज को जो टास्क दिए थे, क्या वो उस तरीके से वो टास्क एग्जीक्यूट कर पा रहे नहीं कर पा रहे। मतलब करने और का काम है कि भाई वो अपने टास्क या अपने काम है जो अपने एम्प्लॉयज को देगा, है ना, इंस्ट्रक्शंस देगा कि भाई तुम ऐसे काम करो या ऐसे करो, है ना, दे दी इंस्ट्रक्शंस। लेकिन अब ये भी चीज इंपॉर्टेंट है कि जो इंस्ट्रक्शंस आपने जिस तरीके से दी है ना, वो उस तरीके से फुलफिल हो रही है कि नहीं हो रही। जैसे इसमें कहा है कि फॉर एग्जाम्पल सम टास्क एंटरप्रेन्योर सुपरवाइज एंड ट्रैकिंग द यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि भाई उस तरीके से जिस उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए वो रिसोर्सेज जो है फुल मतलब यूटिलाइज हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। जैसे मान लो आपने कोई कोचिंग ही स्टार्ट की थी, तो आपने कुछ किताबें या फिर कुछ आप ऐसे कंप्यूटर का ही मान लो आपने कोई कंप्यूटर जो है आपने मंगवाए, तो अब क्या वो जो है जो टीचर्स हैं या जो बच्चे हैं वो उसको उस तरीके से यूटिलाइज कर पा रहे हैं, मतलब उसका फायदा उठा रहे हैं कि नहीं उठा रहे हैं सीखने के लिए, लर्न करने के लिए, है ना। तो कहते हैं कि करेक्टिंग सबऑर्डिनेट्स वेयर दे गो रॉन्ग, जहां पर भी आपने जो भी डायरेक्ट किया है अपने सबऑर्डिनेट्स को या अपने एम्प्लॉइज को, तो अगर वो गलत कर रहे हैं तो आपका फर्ज बनता है कि आप उनको करेक्ट भी है जो करिए। ठीक है, कहते हैं कि गेटिंग द रिक्वायर्ड वर्क डन एज डायरेक्टेड एंश्योरिंग ऑल, मतलब ये पूरा जो आपका है ये सुपरविजन से रिलेटेड है कि भाई आपके एम्प्लॉइज को आपने जो भी डायरेक्शन दी है अब वो उस डायरेक्शन को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन यही नहीं आपको उनको सुपरवाइज भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये भी एक एंटरप्रेन्योर के एक हिस्से में आता है। अब अगली चीज बात करेंगे मोटिवेशन। शब्द से ही बड़ी पॉजिटिविटी सी आ रही है कि मतलब ऑफ कोर्स हमारी जो जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हो तो वहां का जो माहौल है ना, तो वो ऐसा होना चाहिए कि भाई जहां पर मोटिवेशन है जो आपको मिले कि हाँ यस मैं ये काम कर सकता हूं, है ना। तो भाई ऐसा जो चीज है वो एक एंटरप्रेन्योर के अंदर होनी चाहिए, वो अपने एम्प्लॉइज को ऐसे मोटिवेट भी है जो करे। अगर उसके एम्प्लॉय को लगे कि यस ये काम वो नहीं कर पा रहा है या उसको कोई दिक्कत आ रही है, तो उसको एक सही तरीके से एक एडवाइस देकर के उसको अंदर से मोटिवेट करे कि यस तुम कर सकते हो, है ना। ओके, तो ये चीज हमारी किसके अंदर आती है, मोटिवेशन के अंदर। एक चीज है कि आप मोटिवेट की तरह आप दूसरे को गाइड कर रहे हो और एक दूसरा है कि आप डांट करके कर रहे हो, है ना। तो दोनों चीजों में फर्क है। तो यहाँ पर जो मोटिवेशन वाली जो स्किल है ना वो किसके अंदर है, वो ही हमारे एक एंटरप्रेन्योर के अंदर है कि वो सबको साथ में लेकर के अपना काम है जिसको करेगा। ठीक है, तो कहते हैं कि मोटिवेटिंग एम्प्लॉइज इज अबाउट क्रिएटिंग एन अर्ज इन देम टू एग्जिबिट अदर डिजायर्ड बिहेवियर एंड पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स द वर्क। मतलब आप अपने एम्प्लॉइज में ही ऐसे मोटिवेशन है जो ऐसे आप डाल दो कि उसी के अंदर से ऐसे इच्छा हो उस काम को करने की। तो मतलब ये पूरा पैराग्राफ आप अपनी लैंग्वेज में अपनी भाषा में भी है जो लिख सकते हो। सो मोटिवेशन से रिलेटेड मोटिवेट करना ये हिस्से आता है किसके, हमारे एंटरप्रेन्योर के। बेसिकली आगे चलते हैं और आगे बात करते हैं कोऑर्डिनेशन। सो कोऑर्डिनेशन, जब बहुत सारे लोग आपस में काम कर रहे हैं तो बहुत बार ये दिक्कत आती है कि कोऑर्डिनेट नहीं हो पाती है चीजें, है ना। तो हम उस तरीके से अपनी बातें हैं जो एक दूसरे से नहीं रख पाते, तो यहाँ कम्युनिकेशन के अंदर भी गैप है जो होगा। तो जैसे कोऑर्डिनेशन में भी गैप है जो आएगा। कोऑर्डिनेटिंग बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ द बिजनेस हेल्प्स टू एंश्योर दैट वर्क हैपेंस इन अ टाइमली मैनर, क्योंकि हर डिपार्टमेंट हर एक से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो एक कंपनी है, एक कंपनी के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट है। ठीक है, अब मान लो इसको कोई काम मिला हुआ है, इसको भी कोई काम मिला है, इसको भी। अब इसने वो काम अपना जरूरत से पहले टाइम पर कर लिया और इसने टाइम तक खत्म नहीं किया, अभी लटक रहा है ना। तो अब अगर इन दोनों के बीच में एक अच्छे से कोऑर्डिनेट नहीं होगा कि भाई मेरे को जो है काम मतलब कहने का कि यहाँ पर आपका काम हो रहा है, यहाँ पर आपका काम थोड़ा सा डिले चल रहा है, तो आपस में आप कोऑर्डिनेट कर सकते हो जिससे काम के ऊपर या उस वर्क के ऊपर कोई फर्क है जो ना पड़े, आपकी कंपनी के ऊपर कोई फर्क है जो ना आए, है ना।
तो हर डिपार्टमेंट, जैसे स्कूल के अंदर देख लो आपका मान लीजिए कोई इकोनॉमिक डिपार्टमेंट है, कोई इंग्लिश डिपार्टमेंट है, या कोई कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट है ना। तो ऐसे जब सब लोग आपस में कोऑर्डिनेट करेंगे कि मेरा इतना सिलेबस हो चुका है, आपका इतना, आपका इतना, तो यानी कि अब हम एक अपनी चीज है जिसको अचीव कर पाएंगे। तो कोऑर्डिनेशन होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो ये कंपनी के अंदर कहते हैं कि एन एंटरप्रेन्योर हैज क्रिएट टारगेट, मेजर्स द गोल्स एक्सेट्रा। तो ये सारी चीजें भाई एक कंपनी के अंदर आती है, एक आपके एंटरप्रेन्योर के हिस्से में आती है कि भाई कोऑर्डिनेट है जो कंपनीज के अंदर जो भी अलग अलग डिफरेंट डिपार्टमेंट है उनके अंदर बेसिकली होना चाहिए। और इसको भी कौन देखेगा, ऑफ कोर्स हमारा एंड हमारा पॉइंट आता है यहाँ पर कमर्शियल फंक्शंस हमारे स्टार्ट हो चुके हैं। अगर मैं आपको पिछला बताऊं तो हम लोग यहाँ पर कुछ ये मैनेजरल फंक्शंस, प्रमोशनल फंक्शन और एंटरप्रेन्योरल फंक्शंस ये हम लोग कर चुके हैं। यानी कि हमारे टोटल 4 फंक्शंस है, एंटरप्रेन्योरियल, प्रमोशनल, मैनेजरियल और कमर्शियल, ठीक है। तो हम लोग ये सारे के सारे एक एक करके देख चुके हैं। ये थोड़ा सा आप कह लो कि थ्योरी काइंड ऑफ है, लेकिन मैंने आपको इसमें बताया कि आपको ऐसे सोचना है जब आप इन फंक्शंस को पढ़ रहे होंगे कि आप एक एंटरप्रेन्योर की पोजीशन पर अगर आप होते तो आप सारी चीजें कैसे कर रहे होते। तो ये जितने भी आपके पॉइंट्स हैं आपको सारी के सारी इसी तरीके से सोचते हुए इनको समझना और समझते हुए आपको लिखनी है चीजें, ठीक है। कोई भी चीज ऐसी रट्टे वाली नहीं है। आप खुद के तो ऊपर लेकर के देखो कि अगर मैं एक बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूं तो मेरे से रिलेटेड और क्या क्या चीजें हैं जो हो सकती हैं, ठीक है। तो आपके पास ये आ गया, मैनेजरियल हो गया। मैनेजरियल के बाद में हमारे पास इसमें काफी सारे स्टेप्स थे। अब उसके बाद में हम लोग लास्ट स्टार्ट कर रहे हैं जो कि हमारा है कमर्शियल, और उसके अंदर मेरे पास में आ रहा है प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन। अब चीजें क्या है कि हमने बिजनेस पहले तो शुरू करना था, शुरू कर लिया, ठीक है। अब हम रनिंग बिजनेस के अंदर, अब इसके अंदर जब मैं हूं तो मेरे को अब देखनी है चीजें कि सारी की सारी चीजें अच्छे तरीके से परफॉर्म हो रही है कि नहीं हो रही है, ठीक है। प्रोडक्शन और सारे के सारे ऑपरेशंस मेरे उस तरीके से स्मूथली परफॉर्म हो रहे हैं। जैसे इसने कहा कि डिपेंडिंग ऑन वेदर इट इज अ सर्विस बिजनेस और प्रोडक्ट बिजनेस। आप किसी भी बिजनेस को आपने शुरू कर लिया, चाहे वो एक सर्विस बिजनेस हो, चाहे वो एक प्रोडक्ट का बिजनेस हो, या किसी भी तरीके का आपका कोई भी बिजनेस आपने शुरू कर लिया। कहते हैं कि एन एंटरप्रेन्योर हैज टू परफॉर्म द फंक्शन ऑफ मैनेजिंग प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन। अब कोई भी जब आपने बिजनेस शुरू कर लिया तो बीइंग एन एंटरप्रेन्योर आपका क्या जो है यहाँ पर एक तरीके से फर्ज भी बनता है, या फिर एक तरीके से आपको ये चीज करनी भी पड़ेगी कि आप सारी चीजें प्रोडक्शन से रिलेटेड आप मैनेज करो, ठीक है। फॉर अ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, ये ऐसे कि इसने एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पर कि जैसे मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है आपका, ठीक है, या फिर कोई भी हम टिफिन वाला जैसे हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया था, है ना। तो अगर मान लो मैं वो भी अगर बिजनेस स्टार्ट कर रही हूँ तो मेरे को उससे रिलेटेड सारी चीजें कि हाँ अगर मैं टिफिन का बिजनेस है मेरा तो वो सब्जियां उसके अंदर कैसी आ रही हैं, क्वालिटी क्या है सब्जियों की, और जो मेरे एम्प्लॉयज है वहां पर वो किस तरीके से उन जो सब्जियां आई हैं उससे कैसी जो है टेस्ट किस तरीके का है, सब्जी तेल कौन सा है जो यूज कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि वो आधी सब्जी अपने घर लेके जा रहे हैं, आधी से वो सामान है जो बना रहे हैं, है ना। तो मतलब मुझे सारी चीजें देखनी पड़ेंगी कि वो जो टिफिन जो हम यूज कर रहे हैं वो अच्छे से ऑफ कोर्स वॉश हुए हैं कि नहीं हुए हैं, टाइम पर जो मेरे कस्टमर हैं उनको खाना जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तो जो कस्टमर जो मेरे वेट कर रहे हैं तो उनको कितने मतलब ड्यूरेशन के अंदर उनको खाना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है ना। तो मतलब आप कोई भी बिजनेस शुरू कर रहे हो आप उसको दिमाग में लेकर के आओ कि आप उसके करता धरता हो, तो उससे रिलेटेड मेरा क्या क्या जो काम है या क्या क्या फर्ज भी बनते हैं अगर मैं कहूँ तो मेरा क्योंकि मेरे से रिलेटेड वो चीज है, मेरा बिजनेस है, अब मैं चाहती हूँ कि मैं उसको ग्रो करूँ, तो उस तरीके से मैं हर एक चीज यहाँ पर देखूंगी। वैसे इसमें एग्जाम्पल दे रखा है कि जैसे मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है ना, तो उससे प्रोडक्शन रिलेटेड जितनी भी जो भी एक्टिविटीज है, जैसे रॉ मटेरियल है, जैसे कोई टी शर्ट बनाने वाला है ना, तो उसके लिए मुझे कपड़ा चाहिए, तो रॉ मटेरियल है वो कैसा है, उसकी क्वालिटी क्या है, टाइम पर आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। चेकिंग फंक्शनिंग ऑफ मशीनरी, जिन मशीनों से हम उसको बना रहे हैं तो उन मशीनों को भी चेक करना है ना। सो यूटिलाइजिंग द मैक्सिमम कैपेसिटी कि जो भी मेरे एम्प्लॉयज हैं, जैसे मेरे पास मान लो 1 लाख का ऑर्डर है लेकिन मेरे एम्प्लॉयज इतने ढंग से काम नहीं कर रहे कि वो 10,000 टी शर्ट्स भी नहीं बना पा रहे एक दिन में, है ना। तो मतलब हम अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी भी यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सो मीटिंग ऑर्डर रिक्वायरमेंट, जितने ऑर्डर मेरे पास में आ रहे हैं, जैसे टिफिन वाला बिजनेस भी था, है ना, तो मेरे को 50 दिन में ऑर्डर आ रहे हैं, तो मैं 50 के 50 फुलफिल अच्छे ढंग से कर पा रही हूँ कि नहीं कर पा रही हूँ, है ना। तो वो जो सारी चीजें वो इसी के अंदर आती है आपके, मतलब आप एक बिजनेस रनिंग, आपका एक बिजनेस चल रहा है, अगर आपके मम्मी पापा भी या कोई भी बिजनेस के अंदर है तो आप उनको दिन में देख सकते हो, है ना। कोई इतने फोन आ रहे होते हैं या जो भी बात कर रहे होते हैं तो वो कैसे अपने बिजनेस को मैनेज कर रहे हैं, आप भी अगर उस जगह पर होते तो आप कैसे कैसे चीजों को देख रहे होते, है ना। तो ये सारी चीजें इसके अंदर आएंगी। अब कमर्शियल के अंदर अगला मेरा आता है फाइनेंस एंड अकाउंटिंग। शब्द यहाँ पर जुड़े, एक तो फाइनेंस जुड़ा है यानी कि पैसा, और दूसरा अकाउंटिंग,
यानी कि वो जो पैसा मेरा लग रहा है या फिर जो भी पैसे से रिलेटेड चीजें, उनका सबका एक हिसाब किताब है जो रखना। ठीक है, वो सारा का सारा किस में आता है, अकाउंटिंग में। जैसे इसकी पहली लाइन में लिखा है कि वाइल फाइनेंस इज मोर फोकस्ड ऑन रेजिंग फंड्स, कि हमारा जो भी फंड्स मेरे पास उस बिजनेस को ग्रो करने के लिए, उस बिजनेस से रिलेटेड आने हैं, तो वो पैसा कहाँ से आएगा। तो ये काम किसका है, फाइनेंस का है। एंड मैनेजिंग देम, अब पैसा आपके पास में आ गया, अब उसको मैं मैनेज करूंगा ना, कि मेरा कौन सा पैसा किधर है जो कैसे कैसे जा रहा है, मतलब कितना पैसा किधर किधर है जो लग रहा है। मैं अगर एम्प्लॉइज की सैलरी के लिए निकाल रहा हूँ, या फिर मेरे को कोई और भी बिजनेस के अंदर जो भी मेरे को इन्वेस्टमेंट जो भी करनी है, कि मैं अगर कोई टिफिन वाले बिजनेस में है ना, कि सब्जियों का मेरा जो पैसा जा रहा है हर महीने का, या फिर मैं एम्प्लॉइज को दे रहा हूँ, या फिर मैं सिलेंडर वगैरह के लिए मेरे जितने पैसे लग रहे हैं, तो उन सबका एक हिसाब किताब है जो रखना, एक सबकी बैलेंस शीट है जो रखना। ठीक है, तो वो अकाउंटिंग के अंदर चीजें आएंगी। क्योंकि आपको अगर मान लीजिए आपका बहुत बड़ा बिजनेस है, जो एक छोटे लेवल पर आपने शुरू किया, बहुत ही छोटे लेवल पर, अब मान लो आपने बस 10,000 तक के, अब धीरे धीरे आपका ऊपर होता जा रहा है, तो मतलब फ्यूचर में मेरे को गवर्नमेंट को भी तो हिसाब है जो देना है। तो या तो सीए रख करके कर लो, या फिर अगर खुद को आता है तो हम खुद को भी कर सकते हैं। बट अगर सीए भी कर रहा है तो एंटरप्रेन्योर का यहाँ पर है कि एंटरप्रेन्योर उसको एक तरीके से जो है सुपरवाइज करेगा। ठीक है, तो ये चीज हमारी इसके अंदर आती है कमर्शियल के अंदर। मतलब आपका एक रनिंग बिजनेस है, अब उसके अंदर आप पैसा कहाँ से आएगा और उस पैसे का हिसाब किताब सारा रखना। जैसे कि इसमें आपको बताया कि कैश फ्लो स्टेटमेंट, इनकम शीट या बैलेंस शीट, ये सारी की सारी चीजें। मार्केटिंग, मेरे को क्या चीज समझ में आती है कि प्रोड्यूसर जिसने भी उस चीज को प्रोड्यूस किया है, जो भी आपका प्रोडक्ट है, मान लो कोई मान लो पेन है या फिर कुछ भी है ना, अब उस चीज को एक जो एंड यूजर है, यानी कि आप जिसको वो जरूरत है उस सामान की, है ना, वहां तक पहुंचाना, ये सारा का सारा काम किसका है, मार्केटिंग का है। मतलब एक तरीके से आप कह लो कि जैसे अभी आप यूट्यूब देख रहे हो तो बीच बीच में आपको कुछ कुछ एड्स दिखाई देती हैं, है ना, कभी आपको शैम्पू की एड आ गई, कभी मान लो किसी ड्रिंक की आ गई, है ना। तो ये भी क्या है, ये एक मार्केटिंग है। मतलब आपको अवेयर कराया जा रहा है कि भाई ऐसा सामान या ऐसी चीजें भी है मार्केट के अंदर। तो बहुत बार हम लोग जाते हैं दुकान में सामान लेने के लिए, क्योंकि हमने वो चीज टीवी पर देख रखी होती है ना। तो ये क्या है, मार्केटिंग है। मतलब लोगों को अवेयर कराना इस चीज के बारे में कि ये चीज है और अब आप तक वो चीज पहुंचाना। ठीक है, जैसे आप टीवी पर देख लो, हमारे टीवी पर कितनी सारी एडवर्टाइजमेंट आती है। आईपीएल देख रहे थे तो बीच बीच में कितनी सारी एडवर्टाइजमेंट थी। तो वो सारी एडवर्टाइजमेंट क्या है कि जो एंड यूजर है, लोग हैं, उनको उस चीज के बारे में बताना। और आज की डेट की अगर बात करें तो मार्केटिंग कह लो कि भाई एक कोर चीज हो गई किसी भी बिजनेस को लेकर के। सलमान खान से लेके शाहरुख खान, सभी को मार्केटिंग है या प्रमोशन है जो करना पड़ता है ना। अब जैसे पहले के टाइम में कोई मूवी आती थी, कोई हीरो या हीरोइन आपको दिखता ही नहीं था कि वो मार्केटिंग कर रहा है या प्रमोशन कर रहा है। बट आज की डेट में आपको यूट्यूब पर भी दिख जाएंगे। आज की डेट में तो सोचो कॉलेज वगैरह के अंदर भी ये हीरो या हीरोइन है जो जा रहे हैं। कपिल शर्मा के शो के अंदर वो भी शो है जो कैसे चल रहा है, क्योंकि बाहर से जो हीरो या हीरोइन है वो आते हैं, अपनी मूवी का प्रमोशन है जो कर रहे हैं, है ना, आपको बता रहे हैं मूवी के बारे में। आप इंस्टाग्राम से लेकर आप व्हाट्सएप भी देख लो, आप बहुत सारे ग्रुप्स के अंदर ऐसे जुड़े होंगे जहां पर लोग आपको नए नए नुस्खे बताते रहेंगे कि भाई ये चीज, ये ऐसी ऐसी दवाई बनी है, या ऐसा जो भी लोगों ने अपने घर से बिजनेस है जो स्टार्ट कर रखा है ना, वो भी है जो आपको छोटे छोटे व्हाट्सएप के थ्रू है जो मार्केटिंग कर करके बता रहे हैं। आपके घर के बाहर जो पंपलेट आ रहे हैं, है ना, चाहे वो आपने सर्विस उसकी पहले से ले रखी हो, लेकिन फिर भी वो आपको बार बार है जो चीजें बताते रहेंगे। हमारे पास में कभी कभी ऐसा होता है कि हम जैसे जिम वगैरह हमने ज्वाइन किया, उनको हमने अपना फोन नंबर दे दिया, अब वो हमें बार बार फोन कर करके जो है बताएंगे, या मैसेज कर करके भी बताएंगे। जैसे आप रिचार्ज हम करवा रहे हैं तो लेकिन हमारे मोबाइल पर हर रोज हमें मैसेज आते रहते हैं कि भाई इतने जो ऑफर मिल रहा है, इतने का मिल रहा है। ये सारी चीजें किसके अंदर आती है, मार्केटिंग के अंदर आती है। ठीक है, तो बट इन सबका भी जो ब्यौरा है या फिर कह लो कि इनकी भी निगरानी है, वो कौन सा शख्स रखेगा, बिल्कुल एंटरप्रेन्योर रखेगा। ठीक है, तो ये इससे रिलेटेड आपका क्या है, मार्केटिंग से रिलेटेड। लास्ट हमारा यहाँ पर है कमर्शियल के अंदर, विच इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जिसको हम कहते हैं एचआरएम। एचआरएम यानी कि हमारे एम्प्लॉय से रिलेटेड, जो लोग हमारी कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं। क्योंकि एक कंपनी अपने आप में कुछ भी नहीं है जब तक उसके अंदर कुछ लोग नहीं है ना। एक अकेला एंटरप्रेन्योर कितना भी बड़ा जीनियस क्यों ना हो, वो कभी कुछ नहीं कर सकता। अब उसको चाहिए लोगों का साथ, राइट। हाँ, उसके जैसे लोग तो नहीं हो सकते, लेकिन यस, वो चाहेगा कि उसकी कंपनी में जो जैसे भी लोग आ रहे हैं
वो भी उसको जो जो उसका विजन है वैसे ही विजन वाले भी लोग हों, जो लोग हैं जो उसकी कंपनी के अंदर आए। तो अब बेसिकली क्या है कि भाई ह्यूमन रिसोर्स यानी कि HRM रेफर्स टू द रिक्रूटमेंट एम्प्लॉय सिलेक्शन, मतलब एम्प्लॉयज को हायर करना और फिर उनकी कोई ट्रेनिंग है अगर उनको दिलवानी है तो वो ट्रेनिंग दिलाना, उनकी सैलरी से रिलेटेड सारी की सारी चीजें ये होती हैं किसकी निगरानी में, ऑफ कोर्स एंटरप्रेन्योर की निगरानी में, क्योंकि उसको भी पता है कि उसकी कंपनी में उसको जैसे लोग चाहिए, मतलब जो उसका विजन है अगर उसको हासिल करना है तो वो भी चाहेगा कि मेहनती लोग हैं जो उसकी कंपनी में आए, राइट। तो अब वो जो एम्प्लॉयज को हायर करने वाला है या जो भी चीजें एम्प्लॉयज से रिलेटेड वो सारी की सारी किसके बंदे के हाथ में है, दैट इज एंटरप्रेन्योर के हाथ में है, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स ऐसे हैं कि आप अपनी मर्जी से भी अपने मन से भी ये जो लिख सकते हो। आप खुद एक एंटरप्रेन्योर सोच करके देखो कि अगर मैं कंपनी ओपन कर चुका हूं या करना चाहता हूं तो मैं अब क्या क्या चीजें करूंगा, ठीक है। तो आपको बस पॉइंट पता होना चाहिए। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट थोड़ा सा आपने पढ़ा, अब अपनी लैंग्वेज में है जो उसको पेपर में लिख सकते हो। अब अगला हम लोग है ये जो नेक्स्ट हमारे वीडियो के अंदर करेंगे, ऑफ कोर्स ये वीडियो काफी लंबा हो रहा है तो जिसमें हम लोग रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर करेंगे, राइट। तो चलिए फिर आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आई होप यहाँ तक हम लोगों ने अपने सिलेबस को काफी अच्छे तरीके से कंप्लीट किया होगा, आपने बहुत सारी चीजें जो सीख ली होंगी। एंड ये अपने दोस्तों के साथ में इस चैनल को जरूर जो शेयर करो। तो चलिए फिर बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। सब्सक्राइब आप भी कर लेना, दोस्तों को भी बोलना बाय।